बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज के वीडियो के माध्यम से आप अर्थशास्त्र के लिखित क्वेश्चंस के बारे में और उसके आंसर के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। यानी कि ये लिखित मॉडल पेपर है अर्थशास्त्र बीए द्वितीय सेमेस्टर, यानी कि बीए प्रथम वर्ष का जो द्वितीय सेमेस्टर है, बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स का लिखित, यानी कि एक प्रकार से जो मॉडल पेपर होता है आपका, यानी कि जिसमें आती लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, उस प्रकार का मॉडल पेपर आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास। आज के वीडियो के माध्यम से आप 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर, इसके अलावा 8 लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास, और बाद में अगर जो है समय बचता है तो हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को भी बताने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं बचता तो आपको जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होंगे उनसे अवगत करवा दिया जाएगा, और आने वाले समय में और भी 2-3 मॉडल पेपर आपके समक्ष आने वाले हैं इकोनॉमिक्स के। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे, तो आपको भटकने की आवश्यकता कहीं पर नहीं पड़ेगी। बात करते हैं अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स की। ओके, इससे बाहर कुछ आने वाला है नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें समाहित करने का प्रयास किया गया है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आइए चर्चा करते हैं कि आखिरकार आपका ये मॉडल पेपर जो है किस प्रकार से आपके समक्ष प्रस्तुत होगा और किस प्रकार से आप समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हम बताएंगे, उसके उत्तर को, उसके बाद में लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक, तो इस प्रकार चर्चा होगी। आइए हम चर्चा करते हैं आसानी से, विस्तार से। और अभी रात के 9 बजे से आपकी हिंदी साहित्य बीए द्वितीय सेमेस्टर का लिखित मॉडल पेपर आपके समक्ष आएगा, तो उसको भी आप देख लीजिएगा, वीडियो लगा हुआ है अभी। ओके, 9 बजे से वो क्लास चलेगी लाइव। बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स का जो आपको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, आपको समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ना है। अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा, तो अभी आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में जो पढ़ा वो था, लेकिन अब यहाँ पर आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी उसमें आप लोग माइक्रो में पढ़े होंगे, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसमें आपको समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ना पड़ेगा, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि जो है आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, समष्टि यानी जो व्यापक अर्थशास्त्र होता है उसके बारे में। अच्छा, तो ये आपके पेपर का नाम है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को समाहित करने का प्रयास इस वीडियो के माध्यम से किया गया है, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मॉडल पेपर है 2022 की परीक्षा की दृष्टि से, आने वाली परीक्षा 23-24 इन सभी के लिए भी इंपॉर्टेंट होगी लेक्चर, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को इसमें रखे गए, उनके उत्तर को मैं बताने का प्रयास करूंगा कि कैसे कैसे आपको उत्तर लिखना है। देखिए, खंड आ, बा और सा 3 खंडों में आपका पेपर बटा हुआ होगा। आ से अति लघु उत्तरीय, बा से लघु उत्तरीय और सा से दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। और जब भी आप पेपर देने बैठेंगे या पेपर देने जाएं, तो सबसे पहले आप पेपर में जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं पेपर करने के, उसको अवश्य पढ़िएगा कि पेपर को आपको किस प्रकार से हल करना है, यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को कितने शब्दों में लिखना है, उत्तर को कितने नंबर का है, ये सब बगल में लिखा रहता है, तो इसको आप एक बार जरूर देखिएगा। ओके, और कितने प्रश्न करने हैं ये सब बात उसमें मेंशन होती है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं, और 50 शब्दों में प्रश्न का उत्तर लिखना होगा लगभग। अधिकतर विश्वविद्यालय ऐसे ही फॉलो करेंगे मॉडल, और मैं बता रहा हूँ। ओके, तो चाहे आपकी यूनिवर्सिटी में अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, ये जो है संख्या का हेर फेर हो सकता है, अदल बदल हो सकता है, बाकी जो है प्रश्न यही आने की पूर्ण रूप से संभावना, क्या पूर्णतः 100% मैं बोल सकता हूँ कि हाँ यही प्रश्न आने वाले हैं, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और भी मॉडल पेपर मेरे आएंगे, तो सभी मॉडल पेपर को आप देख लेंगे, तो आपको कहीं पर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सारी की सारी वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। ऑब्जेक्टिव टाइप का मॉडल पेपर जो है ऑलरेडी पहले से अवेलेबल है, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो उसको अवश्य देख लीजिएगा। ओके, चलिए, और भी मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव का दे दूंगा और लिखित का तो देता ही रहता हूँ। ओके, चलिए देखते हैं भाई, पहला प्रश्न आपके समझ क्या है। पहला प्रश्न है कि व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में बताएं, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए और समष्टि अर्थशास्त्र, तो ओरली परिभाषा दें या ना दें, लेकिन इसके बारे में बता दें कि हाँ व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, और समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि जो एक प्रकार से माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो क्या है। ओके, तो जब हम बात करते हैं किसी जो एक प्रकार से जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है, उसमें आप देखेंगे कुछ विशेष प्रकार की जो कंपनियां यानी कि फर्म होते हैं उनके बारे में, कुछ विशेष परिवार जो है कुछ विशेष प्रकार के परिवार होते हैं उनको बारे में, कुछ व्यक्तिगत कीमतें होती हैं वो, कुछ व्यक्तिगत आय होती हैं वो, कुछ व्यक्तिगत उद्योग होते हैं वो, और कुछ विशिष्ट वस्तुएं होती हैं ये। तो इन सभी का अध्ययन क्या था, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की कितनी आय है इसको अध्ययन करते हैं, कोई विशिष्ट व्यक्ति है उसकी आय के बारे में, उसका लेखांकन वगैरह किया, ये सब चीज़ें किसी विशेष परिवार के संदर्भ में, किसी विशेष कंपनी के संदर्भ में, किसी विशेष जो है व्यक्ति की आय व्यय इनके संदर्भ में जो चीज़ हम गणना करते हैं या फिर जिसका अध्ययन करते हैं, तो वो होता है व्यष्टि यानी कि छोटा अर्थशास्त्र, सूक्ष्म अर्थशास्त्र जिसको कहते हैं।
ठीक। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र मतलब होता है कि छोटी छोटी चीज का, ऐसे कि एक व्यक्ति पर शोध कर लिया है, फिर उस पर कार्य कर रहे हैं, उस पर इकोनॉमी के नियम लगा करके सारी चीजें हो रही है। तो ऐसा होता है आपका कौन सा, व्यष्टि अर्थशास्त्र। जबकि बात की जाती है जब समष्टि की, तो समष्टि में होता यह है मेरे भाई कि समष्टि अर्थशास्त्र में आप देखेंगे ये अर्थशास्त्र का वह भाग होता है जिसका संबंध क्या किससे होता है, जो बड़े बड़े समूह होते हैं उनसे होता है, और बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं उनसे होता है। इसके अलावा जो राष्ट्रीय आय होता है उसका निर्धारण करना हुआ, कुल मांग क्या है, क्या डिमांड कैसी होनी चाहिए, मतलब डिमांड क्या है, सप्लाई किस मात्रा में हो। तो एक प्रकार से एक राष्ट्रीय स्तर पर या एक बड़े स्तर पर, एक व्यापक स्तर पर जब हम किसी मुद्दों का अध्ययन करते हैं इकोनॉमिक्स के अंतर्गत, तो वो व्यष्टि कहलाता है। ओके, सॉरी समष्टि कहलाता है। व्यष्टि माने छोटा, समष्टि माने बड़ा, समष्टि। ओके, व्यष्टि माने किसी एक इकाई के बारे में। अच्छा, विभिन्न इकाइयों का जब अध्ययन करेंगे तो वही समष्टि बन जाता है पूरा का पूरा। जब किसी विशेष व्यक्ति के बारे में अध्ययन करेंगे एक बार, तो वो होता है आपका व्यष्टि। लेकिन अब तमाम सारे लोगों का अध्ययन हो गया और एक संयुक्त रूप से अगर हो रहा है उसी का अध्ययन, तो वो हो जाता है समष्टि। तो ये बात क्लियर हो गई आपकी। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र विशेष फर्मों, विशेष परिवारों, व्यक्तिगत कीमतों, व्यक्तिगत आयों, व्यक्तिगत उद्योगों, विशिष्ट वस्तुओं का अध्ययन करना होता है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र का वह भाग होता है जिसका संबंध बड़े समूहों, कुल बचत, कुल निवेश, कुल मांग, इन सभी से संबंध रखता है। तो ये तो होगा समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में कुछ बातें जो कि मैंने आपको बता दी, कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा, समष्टि अर्थशास्त्र को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वो क्या है? तो समष्टि अर्थशास्त्र की अगर बात की जाए, इसको राष्ट्रीय आय विश्लेषण भी कहा जाता है, क्योंकि समष्टि आय के अंतर्गत ही जो नेशनल चीजें होती हैं राष्ट्रीय स्तर पर, यानी कि राष्ट्रीय आय का विश्लेषण करना हुआ, इन सभी के बारे में भी हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही समझते हैं, उसी के अंतर्गत पढ़ते हैं। अच्छा, समष्टि अर्थशास्त्र में योगदान देने वाले आपसे किन्हीं दो अर्थशास्त्रियों के नाम भी पूछ सकता है एग्जाम्स में। तो दो अर्थशास्त्रियों के नाम सुन लीजिएगा जिन्होंने समष्टि अर्थशास्त्र में जो है व्यापक योगदान दिया। उनका नाम है प्रोफेसर जो है शुम्पीटर, और एक है प्रोफेसर वालरस। ये इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, आपसे ये भी कथन एक बड़ा फेमस है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र पर निर्भर है। ये एक कथन होता है। तो इस कथन के पीछे क्या तर्क दिया जाता है, तो ये मैं बता दूं आपको। चूंकि आय, उत्पादन एवं रोजगार, इन सभी की कुल मात्रा व्यक्तिगत फर्मों तथा उद्योगों की व्यक्तिगत आय, उत्पादन तथा रोजगार को प्रभावित करती है, और इसीलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र पर निर्भर करता है। ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, ये बात क्लियर हो गई। तो समष्टि अर्थशास्त्र में असंतुलन की स्थिति मानी जाती है, जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र में संतुलन की स्थिति प्रमुख मानी जाती है। तो समष्टि अर्थशास्त्र में असंतुलन की स्थिति होती है और व्यष्टि अर्थशास्त्र में संतुलन की स्थिति प्रमुख नहीं मानी जाती। तो ये तमाम प्रकार की चीजें जो कि मैंने आपको बता दिया। तो ये था एक प्रकार से व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में कुछ बातें जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थी। आगे बढ़ते हैं और मुद्दों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष दूसरा नंबर प्रश्न है कि आय, उपभोग और बचत में क्या संबंध होता है। आय यानी कि इनकम, उपभोग यानी आप जो है जो यूज करते हो, और बचत यानी क्या बचा लेते हो। तो उन सब में क्या समझ, आप मान लेते हैं कि 100 रुपया कमा रहे हो, तो 100 रुपया में से 50 रुपया आप उपभोग कर ले रहे हो और 50 रुपया बचा रहे हो। तो इन तीनों में यानी कि 100 रुपये की जो है आपकी आय है, 50 खाया 50 बचाया, तो इन तीनों में क्या संबंध होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखिएगा कि आय में वृद्धि होने पर क्या होता है, आय में वृद्धि होने पर उपभोग जो होता है भैया, आय में अगर वृद्धि होती है, आय में क्या होती है, आय में अगर वृद्धि होगी तो उपभोग और जो बचत होता है आपका, उपभोग भी और बचत, उपभोग में भी वृद्धि होगी जब आय में वृद्धि होगी, और बचत में भी वृद्धि होगी। क्योंकि मान लेते हैं आप 100 रुपया कमा रहे थे अभी तक और 50 बचा रहे थे और 50 खर्च कर रहे थे। मान लेते आपकी आय कितनी हो जाए, 200 रुपया हो जाए, खुदा न खास्ता 200 रुपया आपके आय हो गए, तो आप क्या करोगे भैया, यहीं पर 100 रुपया आप खर्च करना प्रारंभ कर दोगे। या मान लेते हैं 100 ना खर्च करके आप यहाँ पर जो है 20 रुपया बढ़ा देते, 70 रुपया खर्च करोगे यहाँ पर, और 70 रुपया जो है 80 रुपया आप बचा लोगे, या 80 खर्च करोगे 70 बचा लोगे। ठीक, कितना होगा, 8 7 15। वैसे यहाँ पर इतना कैलकुलेशन सही नहीं है, फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ। मान लेते हैं कि 200 रुपये आप कमा रहे हो, अब 200 रुपये में मान लेते हैं आपने कितना खर्च किया, मान लेते हैं कि 70 रुपये खर्च किया, 70 खर्च किया और 130 रुपये आपने बचा लिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपकी एक प्रकार से उपभोग में भी वृद्धि होगी 20 रुपये की,
और आपके बचत में भी आप देखेंगे तो कम से कम नहीं तो 80 रुपये की बचत हो गई। 8 5 13 130, 80 रुपये की बचत भी बढ़ गई। तो क्या होता है, जब आपकी जो है आय बढ़ती है, जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे। यानी कि जब आपके यहाँ पैसा होगा तब सोचेंगे हीरो होंडा स्प्लेंडर एक प्लस खरीद ली ताकि चले फिर हम दिक्कत ना हो, साइकिल चले पड़ते हैं, बाजार जाए करते हैं, ठीक है, चलिए बोझ लाद के लावे थे, तो अब मोटरसाइकिल खरीद ले वो। तो ये चीज़ है, जब आय वृद्धि हुए तब आपकी डिमांड क्या होगी, जो मांग होती है, जब आय में वृद्धि होती है तो मांग बढ़ती है। और जब आपकी मांग बढ़ेगी मेरे प्यारे दोस्तों, जब मांग बढ़ती है तो क्या होता है, वस्तुओं की कीमत में वृद्धि भी होती है। जब मांग बढ़ेगी, जैसे मान लेते हैं जब देखेंगे शादी ब्याह होता है, लगन आती है, तो होता क्या कि मोटरसाइकिल का दाम 4-5 हज़ार रुपया हर मोटरसाइकिल का दाम बढ़ जाता है, क्योंकि पता है मोटरसाइकिल वालों को कि भारत जैसे देश में दहेज में मोटरसाइकिल खूब दी ली जाती है। तो इसीलिए ऑलरेडी जो है उसका 5-6 हज़ार रुपया बढ़ा करके ही जो है वो लेगा जब शादी विवाह का मामला होगा। अच्छा, शादी विवाह में डिमांड ज़्यादा ही होती है, इसीलिए क्या होता है, सप्लाई की कमी होती है। और जब सप्लाई की कमी होती है, डिमांड ज़्यादा ही होता है, तो महंगाई क्या हो जाती है, अपने चरम पर पहुंच जाती है, यानी कि बढ़ जाती है। और वहीं पर आप देखेंगे, अच्छा गरीबी का मतलब कि आप मान लेते गरीब हो या फिर कोई भी गरीब है, यानी पैसा किसी के पास मार्केट में नहीं है। जब पैसा आपके पास नहीं होगा तो आप कहेंगे चलो अच्छा मोटरसाइकिल या बाद में दे देंगे, गवन आए तब दे दे मोटरसाइकिल, गवन ले जाओ तब दे भाई। अच्छा ब्याह है मोटरसाइकिल नहीं दिया, तो क्या होगा कि मान लेते कि आपके पास पैसा नहीं है तो आप नहीं खरीदेंगे। इसी प्रकार सभी के पास पैसा नहीं तो मोटरसाइकिल आप ना खरीदो। तो जो मोटरसाइकिल या 85,000 रुपये की मिल रही थी लगन में, वही मोटरसाइकिल आपकी आकर के पड़ जाएगी कितने की, 65 और 70 के आसपास आपको मिल जाएगी। अगर आप मोटरसाइकिल लोग ना खरीदेंगे तो सामान्य कीमत पर आ जाएगी और उससे घट भी आ जाएगी 10-5 हज़ार रुपये, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये सब एक प्रकार से जो इकोनॉमिक्स है, इसका पूरा का पूरा जो सिस्टम होता है, ये कहीं ना कहीं पे इन्हीं पहलुओं पर घूमता रहता है। किस पर, डिमांड और सप्लाई पर। यानी मांग यानी डिमांड जो होती है जब बढ़ती है, वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हो जाती है। और जब वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होती है, चूंकि सप्लाई कम हो पाती है जब वस्तुओं की मांग बढ़ती है, और उसके बाद में सप्लाई बढ़ाने के लिए क्या होता है, मजदूरों को रोजगार दिया जाता है, तो रोजगार दर में वृद्धि होती है, बेरोजगारी दर में कमी आती है, लोगों की प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी होती है। इससे क्या होता है, भारत की जीडीपी भी बढ़ती है। इसके विपरीत आप देखेंगे, मान लेते डिमांड में कमी हुई, जब डिमांड यानी कि मांग में कमी होती है तो वस्तुओं की कीमत सस्ती होती है, और जब वस्तुओं की कीमत सस्ती हो जाती है तो वो जो है वस्तु लोग जब खरीदेंगे नहीं तो लोग बनाना पसंद नहीं करेंगे। तो क्या होगा, जब वस्तुएं बनेंगे नहीं तो कहेंगे कंपनी में जैसे 10 वर्कर काम कर रहे थे तो कहेंगे 5 वर्कर काम करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट हो नहीं रहा, लोग खरीद नहीं रहे, तो 5 को बैठा दो घर पे, तो उनकी 5 की दिहाड़ी तो खत्म हो गई ना, वो 5 नौकरी से निकल गए, तो बेरोजगारी दर में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। यानी कि अगर डिमांड कम होती है, डिमांड कम होती है मार्केट में। अच्छा डिमांड कैसे कम होती है, मार्केट में अगर पैसा रहेगा तो डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ेगा। आपके हाथ में पैसा है, समोसा बगल में दुकान में बिक रहा है तो समोसा आप खाओगे, ठंडा गर्मी है पैसा है तो पियोगे, आम देखा तो पियोगे, मैंगो शेक देखा तो पियोगे, अगर पैसा है तो पैसा वही, नहीं तो कहाँ पियोगे। तो यही चीज है, अगर मार्केट में तरलता है, तरलता माने अगर मार्केट में पैसा बना हुआ है, बड़े ध्यान समझिएगा, पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स आपके हाथों पर नाचेगी मेरे प्यारे दोस्तों। ये समझ लेना बड़ा परम आवश्यक है कि अगर आपके पास मतलब मार्केट में पैसा है तो आपके पास भी पैसा होगा, और जब आपके पास पैसा होगा तो आपकी मांग अवश्य बढ़ेगी, और जब मांग बढ़ती है तो कीमत में वस्तुओं की वृद्धि होती है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। अच्छा इसके ठीक विपरीत जो मैं बता रहा था कि मार्केट में तरलता नहीं है, यानी तरलता का अनुपात घट गया, मार्केट में पैसा नहीं है, लोन महंगा हो गया। अच्छा ये सब करता कौन है, साख नियंत्रण वाला, तो ये सब आरबीआई देखता है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों का बैंक कहा जाता है, उसके अंडर में एसबीआई, इलाहाबाद, सरबीपी ग्रामीण बैंक, तमाम प्रकार के जो बैंक होते हैं ये होते हैं। क्या करता है आरबीआई जो होता है, लोन निकालता है कि हाँ भाई 4% पर लोन है, जिसको लेना जिन बैंकों को लेंगे, तो बैंक लोग आरबीआई से लोन लेते हैं, और 4% वाला जो लोन है उसको 5% पर जनता को देते हैं। अच्छा जो आम जनता होती है वो तो लोन लेती नहीं है, जनता कौन लोन लेती है, जो कि धनी लोग होते हैं, पूंजीपति लोग या बिजनेसमैन लोग होते हैं, वो लोन लेते हैं। अब वो लोन लेकर के क्या करते हैं, मार्केट में जो है एक प्रकार से वो उसको इन्वेस्ट करते हैं। तो ये चीजें होती है। तो मार्केट में पैसा कब आता है, जब लोन लेते हैं लोग बैंकों से, या बैंकों के पास जब पैसा होगा। अच्छा आरबीआई क्या करे कि अपना जो 4% वाला ब्याज था, आरबीआई उसको 5% कर दे, तो जो बैंक होंगे उधार लेना नहीं, बैंक भी उधार नहीं लेंगे उससे, क्योंकि ब्याज दर में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, तो क्या होगा, बैंक लोन नहीं लेंगे। अब जब बैंक लोन खुद ही नहीं लेंगे तो क्या होगा, जो जनता होगी वो भी लोन नहीं लेगी, तो लोगों के पास ऑटोमेटिक मार्केट में तरलता यानी कि जो पैसा होगा वो कम हो जाएगा।
तो ये चीज होती, पूरा का पूरा साख नियंत्रण जो होता है ये आरबीआई के हाथों में क्या होता है, बंधा हुआ होता है। एक प्रकार से पूरे के पूरे मार्केट में कब पैसे को जो है लाना है, कब पैसे को हटाना है, ये आरबीआई निर्धारित करता है। आरबीआई के पास ये सारी की सारी पावर्स होती हैं। ठीक, मार्केट में कितना पैसा जाएगा, कितना कैसे जाएगा, ये सब चीजें। अच्छा, उसका नियंत्रण भी होता है, कभी रेट घटा जो है उसका जो रेपो दर, रिवर्स रेपो होता है, ये सब। तो ये सब वैसे रेपो दर जो होता है उसको जब घटाते हैं तो एक प्रकार से बढ़ाते हैं, तो ये सब एक प्रकार से तरलता के अनुपात में वृद्धि और घटोत्तरी भी होती रहती है। हालांकि पूरा का पूरा बड़ा लंबा कॉन्सेप्ट है, तो ये मैं समझाऊंगा तो बड़ा लंबा लग जाएगा। वैसे मैंने आपको आधी इकोनॉमिक्स समझा दी इसी में कि हाँ तरलता वगैरह ये सब चीज़ें क्या होती है। तो आपको यहाँ पर समझना ही पड़ेगा कि अगर मार्केट में पैसा कम है तो लोगों की डिमांड भी कम होगी, और जब किसी वस्तु की डिमांड कम हो जाती है तो उसकी मूल्य में घटोत्तरी हो जाती है, यानी कि वो मूल्य जो 50 रुपए का होता है वो 40 रुपए का मिलने लगता है। धीरे धीरे उसकी मांग और कम होती जाती है, तो उसकी डिमांड जैसे जैसे कम होगी तो उसकी वैल्यू यानी कि उसका जो मूल्य होगा, जो उसकी प्राइस होगी वो भी और कम होती चली जाएगी। ठीक, ये बात समझ में आ गई। तो जब भाई क्या होगा, जब लोग बनाना ही नहीं, जब वो चीज़ लोग खरीद ही नहीं तो उसको लोग बनाएंगे कैसे, और जब बनाएंगे नहीं तो जो वहाँ पर काम कर रहे हैं उनकी वर्कर की छुट्टी हो जाएगी, बेरोजगारी दर बढ़ेगी। बेरोजगारी दर बढ़ेगी, इससे क्या होगा, भारत की एक प्रकार से जो जीडीपी होगी यानी कि जो पर कैपिटा इनकम यानी कि जो प्रति व्यक्ति आय होगी उसमें घटोत्तरी होगी, और ये तमाम प्रकार की चीज़ें होती। तो एक बार समझिए कि अगर वस्तुएं सस्ती हो रही बहुत ज़्यादा तो इसमें खुशी होने की बात नहीं है। महंगी हो रही है इसका मतलब कि आपके पास पैसा है तभी वस्तुएं महंगी हो रही, ये बात आप मानो। अगर मार्केट में पैसा होगा तभी वस्तुएं महंगी होगी, ये बात है। लेकिन ये हर चीज़ पर लागू नहीं होता कि हमेशा ऐसी ही कंडीशन हो, कभी कभी विपरीत कंडीशन भी हो सकती हैं। ओके, हालांकि आगे बढ़ते हैं उन मुद्दों को समझने का प्रयास, लेकिन आपको मैंने ये चीज़ें समझा दी। ओके, तो समझ में आ गई बातें। तो आय, उपभोग और बचत में क्या संबंध होता है, आय में वृद्धि होने पर उपभोग तथा बचत दोनों में क्या होती है, वृद्धि होती है, परंतु उपभोग के बढ़ने की दर कम हो जाती है और बचत में वृद्धि की दर अधिक हो जाती है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, तीसरा नंबर प्रश्न है, सीमांत एवं औसत उपभोग प्रवृत्ति का सूत्र बताइए। सीमांत और उपभोग प्रवृत्ति, इसका सूत्र क्या होता है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बराबर होता है उपभोग में जो वृद्धि होती है उसको लिखते हैं यहाँ पर, यानी उपभोग में वृद्धि बटे आय में वृद्धि। यानी कि मान लेते हैं आपको सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, यानी कि कहाँ तक आप पूरा, सीमांत माने सीमाकांत, यानी कहाँ तक आपकी प्रवृत्ति ऐसी है, लास्ट सीमा आपकी प्रवृत्ति की कि कितना आप उपभोग कर सकते हैं। मान लेते हैं कि आप 100 चीज उपभोग करते हैं, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, तो आपको 100 ये निकालना है, या मान लेते हैं इसको नहीं निकालना, आपको सीमांत उपभोग प्रवृत्ति निकालनी है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति निकालनी है तो आपको मिलेगा, मान लेते हैं कि आपके उपभोग में वृद्धि बोल दिया कि आपके उपभोग में 15% की या 25% की वृद्धि हुई, मान लेते हैं 25% की वृद्धि, तो आपने 25 लिखा, 25 की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा भाई, सीमांत जो उपभोग प्रवृत्ति होती है, मान लेते हैं कि हमने उपभोग में 25 रुपए की या 25 की वृद्धि कर दी, 25 अंक की वृद्धि की, और आय में कितनी वृद्धि हुई, मान लेते हैं कि 100 रुपए आय में वृद्धि हुई और 25 रुपए की हमने उपभोग में वृद्धि कर दी, तो क्या हो जाएगा, 25 एकम 25, 25 चौको 100। ठीक है, ये बात है, यानी कि 1/5, तो ये क्या निकलेगा 1/4, 25 चौको 100, तो 1/4 क्या निकला, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जो निकली वो जो है कितने निकली, 1/4 निकली। ये समझ में आ गई। तो ये होता है आपका सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बराबर होता है उपभोग में कितनी वृद्धि हुई बटे आय में कितनी वृद्धि हुई। यानी कि लिखिएगा, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बराबर उपभोग में वृद्धि बटे आय में वृद्धि। उपभोग में वृद्धि बटे आय में कितना आपने यूज किया उसको कितने में वृद्धि हुई, उसके बटे आय में वृद्धि, कितनी आय में वृद्धि हुई है, तो ये सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, यानी कि सीमा अंत, यानी लास्ट आपने कितना खर्च किया या फिर कितनी आपने उपभोग किया, तो उसकी प्रवृत्ति कैसे निकलती है। तो उसकी प्रवृत्ति ऐसे ही निकलती है कि उपभोग में वृद्धि कितनी होती है उसको लिखते हैं और आय में जितनी वृद्धि होती है उसको आप लिखते हैं यहाँ पर। ठीक, ये चीज क्लियर हो गई। अच्छा, दूसरा प्रश्न आपसे पूछागा कि औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है। औसत माने एवरेज जो होता है वो कितना लोग कितना यूज करते हैं, उपभोग की प्रवृत्ति क्या होती है। तो औसत उपभोग प्रवृत्ति बराबर होता है मेरे भैया उपभोग की कितनी मात्रा है, तो उपभोग की मात्रा क्या लिखेंगे, उपभोग की मात्रा बटे आय की मात्रा, यानी कि उपभोग की जितनी मात्रा होगी उसको भाग दे देंगे किससे, आय की मात्रा से भाग दे देंगे, तो निकलेगा क्या, औसत उपभोग की प्रवृत्ति निकल आएगी। लेकिन यहीं पर अगर आपसे पूछे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है, तो आप बताएंगे उपभोग में जितनी वृद्धि होती है उसको भाग देते हैं किससे, जितनी आय में वृद्धि होती है उससे भाग देते हैं, जो निकलता है वो वही आपका निकल आता है क्या,
जो है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय क्या होता है भैया। राष्ट्रीय आय की अगर हम बात करें, राष्ट्रीय आय क्या है। राष्ट्रीय आय जो होता है किसी भी देश में, किसी देश में उत्पत्ति के जो विभिन्न साधन होते हैं, तमाम प्रकार के उत्पत्ति के साधन होते हैं, उन साधनों का प्रयोग करके जो मटेरियल तैयार किया जाता है, उन मटेरियल का मौद्रिक जो आय होता है यानी मुद्रा में उनका जो आय होता है, उन सभी आयों का योग जो होता है यानी कि जोड़ जो होता है, वो आपका क्या कहलाता है, वही राष्ट्रीय आय कहलाता है। वो क्या कहलाता है, वो आपका राष्ट्रीय आय कहलाता है। ओके, बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, राष्ट्रीय आय गणना की कई सारी विधियां, कई सारी रीतियां होती हैं। जैसे कि अगर राष्ट्रीय आय निकालना होता है तो उसकी पहली विधि है आपकी उत्पादन रीति विधि, यानी उत्पादन कितना हो रहा है इसके हिसाब से उत्पादन को ध्यान में रख करके हम जो है राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। दूसरी रीति जो होती है वो होती है आपकी आय रीति, यानी कितनी आय हो रही है जो है लोगों की, उसके हिसाब से हम निर्धारित कर लेते हैं कि हाँ राष्ट्रीय आय कितनी है। ठीक, एक तीसरी चीज होती है राष्ट्रीय आय निकालने की, कौन सी है, तीसरी आय राष्ट्रीय आय निकालने की है मिश्रित रीति। मिश्रित रीति क्या, उत्पादन और आय दोनों को जोड़ करके हम निकालते हैं तो मिश्रित रीति होती है। चौथी कौन सी हो गई आपकी, व्यय रीति। व्यय रीति यानी कितना व्यय होया है, देश के लोगों ने कितना व्यय किया है उसको गणना करते हैं, तो वो गणना करने के बाद में हम राष्ट्रीय आय को निकाल सकते हैं। इसके अलावा एक विधि और होती, पांचवी विधि, उसका नाम है सामाजिक लेखांकन रीति। तो ये 5 प्रकार की रीतियां होती हैं जिसके माध्यम से हम राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। तो आपसे एग्जाम में जरूर पूछेगा कि राष्ट्रीय आय गणना की कौन कौन सी रीतियां हैं, कौन कौन सी विधियां हैं, तो आप बताएंगे पहली उत्पादन रीति, दूसरा आय रीति, तीसरा मिश्रित रीति, चौथा व्यय रीति और पांचवा सामाजिक लेखांकन रीति। तो ये आप बता दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, आसानी से आपको नंबर मिल जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, 5वां नंबर प्रश्न है, त्वरक सिद्धांत की 2 मान्यताएं बताइए। त्वरक सिद्धांत की 2 मान्यताएं बताइए, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया प्रश्न है। त्वरक सिद्धांत के बारे में पूछ रहा है कि त्वरक सिद्धांत की 2 मान्यताएं बताइए। अच्छा, त्वरक सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है, त्वरक सिद्धांत का नाम है व्युत्पन्न मांग का गतिवर्धक सिद्धांत। क्या नाम है, व्युत्पन्न मांग का गतिवर्धक सिद्धांत, ये त्वरक सिद्धांत का दूसरा नाम है। अच्छा, त्वरक सिद्धांत की जो 2 मान्यताएं हैं, पहली मान्यता तो ये है कि मांग में परिवर्तन अस्थायी रहता है। इसमें त्वरक सिद्धांत की पहली मान्यता क्या है, मांग में परिवर्तन का अस्थायी होना। दूसरी इसकी मान्यता यह है कि साधनों की उपलब्धि, साधनों की उपलब्धि इसकी एक मान्यता है। और दूसरी मान्यता कौन सी है, मांग में परिवर्तन अस्थायी रहता है। तो मांग में परिवर्तन अस्थायी रहता है, इसलिए साधनों की उपलब्धि यहाँ पर हमेशा बनी रहती है। और यही त्वरक सिद्धांत की 2 मान्यताएं हैं जो कि बड़ी फेमस है, जो कि मैंने आपको बता दी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि निवेश कम होने पर आईएस वक्र किस ओर सरक जाता है। तो भाई जब निवेश कम होगा तो आईएस वक्र जो होता है वो क्या हो जाता है, जब निवेश कम होगा तो आईएस वक्र जो होता है ये बाईं ओर सरक जाता है। किस ओर सरक जाता है, तो जब निवेश कम होगा तो जो है आईएस वक्र होता है वो किस ओर सरक जाता है, बाईं ओर सरक जाता है भैया। किस ओर, बाईं ओर सरक जाता है। क्या कर जाता है, बाईं ओर सरक जाता है। किसके होने पर, तो जब निवेश कम होता है तो आईएस वक्र जो है बाईं ओर सरक जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। जो आईएस वक्र होता है उसकी बचत में कमी होने पर किस ओर हो जाता है, यानी कि आईएस वक्र जब बचत में कमी होती है तो किस ओर झुकता है। तो जब आईएस वक्र बचत में कमी होने पर क्या होता है, दाईं ओर सरक जाता है। और निवेश कम होने पर बाईं ओर सरक जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो बचत कम होने पर या बचत में कमी होने पर आईएस वक्र दाईं ओर सरक जाता है, और निवेश कम होने पर आईएस जो वक्र होता है वो बाईं तरफ सरक जाता है। ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, आपसे पूछे कि यलियम वक्र कैसा होता है, तो यलियम वक्र जो होता है बाईं से दाईं ओर और ऊपर से की ओर ढलान, मतलब कि ऊपर की ओर ढलान वाला होता है। क्या यलियम वक्र कैसा होता है, वक्र जो होता है बाईं से दाईं ओर ऊपर की ओर क्या होता है, ढलान वाला होता है। ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, अगला प्रश्न देखिएगा, उधार देय कोष। उधार देय कोष सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। उधार देय कोष सिद्धांत जो है इसके प्रतिपादक कौन थे भैया, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। उधार देय कोष सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो प्रोफेसर बिक्सेल हैं। प्रोफेसर बिक्सेल ने उधार देय कोष सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ओके, ये बात ध्यान रखिए, किसने किया है, प्रोफेसर बिक्सेल ने उधार देय कोष सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, ब्याज का सिद्धांत जो है तो ब्याज का सिद्धांत कीन्स ने दिया था। ओके, ये बात ध्यान रखिए, कीन्स
ओके, कीन्स के अनुसार ब्याज दर मुख्यतः किसे प्रभावित होती है? तो कीन्स के अनुसार ब्याज दर मुख्य रूप से सट्टा उद्देश्य से या मुद्रा की पूर्ति से क्या होती है? प्रभावित होती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया आपका उधार दे कोष सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? प्रोफेसर बिक्सैल महोदय है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, आपसे पूछे कि सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग किस पर निर्भर करती है? तो सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की जो मांग होती है वो ब्याज दर पर निर्भर करती है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। और कीन्स ने ही एक प्रकार से ब्याज दर मुख्य रूप से किससे प्रभावित होती है, इसी बात को लेकर के कहा था कि सट्टा उद्देश्य तथा मुद्रा की पूर्ति से प्रभावित होती है ब्याज की जो दर होती है। वो किसने कहा था? ये कीन्स महोदय ने ही स्वयं कहा था। ओके, बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, आपसे पूछे कभी कि एमपीसी की सीमा क्या होती है? एमपीसी की सीमा 0 से अधिक होती है लेकिन 1 से कम होती है। एमपीसी की सीमा कितनी होती है? 0 से अधिक किंतु 1 से कम होती है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है जेबीसी का बाजार नियम क्या है? जेबीसी का बाजार नियम क्या भैया? तो जेबीसी का बाजार नियम क्या, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सभी दोस्तों के पास वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जेबीसी की बात की जाए, जेबीसी का जो बाजार नियम है वो क्या है आपसे पूछा गया है? तो पूर्ति अपनी मांग का स्वयं सृजन करती है। पूर्ति जो होती है अपनी मांग का स्वयं सृजन करती है। ये बात जो है जेबीसी जो महोदय हैं उनका जो बाजार का नियम है उसमें उसके द्वारा बताया गया। और बड़ी फेमस चीज़ है कि पूर्ति जो होती है यानी सप्लाई जो होती है वो यानी जो डिमांड होती है उसका स्वयं सृजन कर लेती है। यानी कि पूर्ति अगर आप लगातार करे रहोगे मार्केट में लगातार आप, जैसे कि मैं लगातार वीडियो आपके चैनल पर डालता रहूँगा तो आपको भी पढ़ने की इच्छा होती रहेगी प्रबल, और मैं ही शिथिल पड़ जाऊंगा, वीडियो ही नहीं डाल पाऊंगा आपके लिए, तो आप क्या पढ़ पाओगे भाई? आपको लगेगा कि इतने में हो जाएगा काम, ठीक है, आप भी शिथिल पढ़ोगे। लेकिन जब मैं लगातार आपके लिए वीडियो लगातार बनाता रहूंगा तो आपको ये पता चलेगा कि सर जी अगर हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमको अपने लिए कितनी मेहनत करनी चाहिए, ये आप लोगों को खुद ही पता चलेगी। तो ये यही होता है आपका किसका? जेबीसी महोदय का जो बाजार नियम है वो यही कहता है कि अगर आप पूर्ति खूब अच्छे तरीके से करेंगे तो मांग अपने आप जो है हो जाए। अगर देखो मार्केट में जाओगे, अगर एक ट्राली केला कोनो ला के गांस दिए और वही मंडी लगा दे बगले में, तो वहां पर देखेंगे लोग, बहुत ज्यादा लोग भीड़ लगाए खरीदेंगे। क्योंकि क्या? क्योंकि उनको केला दिखेगा और जो चीज दिखेगा वही बिकेगा। तो डिमांड जो होती कभी क्या होता है कि पूर्ति के हिसाब से, यानी सप्लाई आपकी कैसी है उस सप्लाई के हिसाब से जो आपका एक प्रकार से जो मांग होती है वो निर्धारित होती है। यानी कि जब आप पूर्ति करे रहेंगे तो सप्लाई जो होती है यानी कि जो मांग होती है, अगर सप्लाई सही है, पूर्ति सही का आप लोगों ने करी तो उसके हिसाब से कभी कभी मांग जो होती है वो बढ़ती जाती है उस चीज़ की। लेकिन ये जो है हर केसों में नहीं होता है, इसकी आलोचना भी होती है विद्वानों के द्वारा, लेकिन फिर भी पूर्ति अपनी मांग का स्वयं सृजन कर लेती है, ये जेबीसी का बाजार नियम कहता है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। से महोदय का बाजार नियम जो होता है वो यही कहता है। अच्छा, आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि रोजगार स्तर के निर्धारण के लिए पीगू महोदय ने एक सूत्र दिया था। तो रोजगार स्तर को निर्धारित करने के लिए जो पीगू महोदय ने एक जो सूत्र दिया था वो सूत्र क्या है मेरे भाई? वो सूत्र का बताएं तो सूत्र क्या है? जो पीगू एक बड़े अच्छे अर्थशास्त्री की श्रेणी में आते हैं, तो पीगू ने एक सूत्र दिया था रोजगार के स्तर को लेकर के, उसको निर्धारित करने को लेकर के। उन्होंने कहा था कि N बराबर QI/W। क्या बताया? N बराबर कैपिटल N बराबर स्मॉल q कैपिटल Y अपान W। यानी कि यहाँ पर यन जो है ये किसका क्या है? ये जो कार्य करने वाले जो श्रमिक हैं उनकी संख्या बताता है यन। Y जो यहाँ पर है, जो कैपिटल Y है ये राष्ट्रीय आय होती है, और जो W है यहाँ पर, ये W क्या है भैया? ये मजदूरी की दर है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो रोजगार स्तर आपका निकल आएगा। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे, जो क्यों होता है आपका। तो इस प्रकार से चीजें होती है आपकी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका कि अपूर्ण रोजगार संतुलन किसे कहते हैं? अपूर्ण रोजगार संतुलन किसे कहते हैं? तो भैया जब पूर्ण रोजगार से कम स्तर पर संतुलन स्थापित हो जाए तब वही को बोलते हैं कि हाँ अपूर्ण रोजगार संतुलन हो गया।
यानी कि पूर्ण रोजगार संतुलन से कम स्तर पर जब संतुलन स्थापित हो जाता है मार्केट में या किसी स्थान पर, तो उसी को आप पूर्ण रोजगार संतुलन कहते हैं कि बिना जो है पूर्ण के ही जो है अपूर्ण में ही काम चल जाता है, तो उसी को अपूर्ण रोजगार संतुलन कहते हैं। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, प्रभावपूर्ण मांग क्या होती है, एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है। तो प्रभावपूर्ण मांग उस संपूर्ण व्यय को कहते हैं या उस संपूर्ण व्यय को व्यक्त करती है जो कि रोजगार के किसी संतुलन स्तर पर किए गए कुल उत्पादन पर किया जाता है। ओके, ये प्रभावपूर्ण मांग का एक प्रकार से होती है, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, जो इनका सिद्धांत था से का, यानी कि जेबी से का जो सिद्धांत था, बाजार का जो नियम है, इसमें मुख्य रूप से दो तत्व हैं, कभी कभी एग्जाम से पूछे थे। पहला तत्व ये है कि सामान्य अति उत्पादन एवं सामान्य बेरोजगारी की समस्या अस्वाभाविक और असंभव है। दूसरी बात, आर्थिक वित्त प्रणाली स्वतः समायोजनशील होती है। ये दो बातें इसमें बताई गई। इसके अलावा जो है जो जेबीसी का नियम है उसकी दो मान्यताएं और भी हैं। पहली मान्यता ये है कि बाजार में मुक्त अर्थव्यवस्था होती है और पूर्ण प्रतियोगिता की दशाएं पाई जाती है। तो अर्थात कंपटीशन जो होता है वो कहीं ना कहीं पूर्ण प्रतियोगिता दिखाता है। तो यही आप समझ लीजिए कि बाजार में मुक्त अर्थव्यवस्था होती है और पूर्ण प्रतियोगिता की दशाएं पाई जाती है, पहली मान्यता। और जेबीसी की दूसरी मान्यता ये है कि आर्थिक क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जो मार्केट है या आर्थिक क्षेत्र जो है, इकोनॉमिकल सेक्टर जो है, उसमें जो सरकार होती है उसका इसमें जो है नहीं हस्तक्षेप होना चाहिए, ये जेबीसी का मानना है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, अच्छा, प्रोफेसर पीगू ने आर्थिक कल्याण को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा, ये बात भी ध्यान रखेंगे। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। और जो रोजगार का जो प्रतिष्ठित सिद्धांत है उसका जो मूल आधार रहा है वो जेबीसी का ही जो बाजार का नियम है, इसी को आधार बना करके रोजगार सिद्धांत पर जो है प्रतिष्ठित किया गया, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ओके, क्लियर हो गई बातें। आगे बढ़ते हैं और मुद्दों को समझने का प्रयास। अगला प्रश्न आपके समक्ष 10वां नंबर, सामाजिक लेखांकन की दो रीतियों के नाम बताइए। सामाजिक लेखांकन की दो रीतियों के नाम बताइए। बढ़िया प्रश्न है। तो सामाजिक लेखांकन की विधि के विकास में योगदान देने वाले जो दो अर्थशास्त्री हैं बड़े फेमस हैं, एक का नाम है डब्ल्यू लियोनटिफ और एक है रिचर्ड स्टोन। तो इन दोनों ने मिल करके आप देखेंगे सामाजिक लेखांकन विधि के विकास में योगदान दिया और बहुत सारी चीजें जो है बताई इसके बारे में। तो आपसे प्रश्न क्या बनना है कि सामाजिक लेखांकन की दो रीतियों के नाम बताइए। तो पहली रीति कौन सी हो गई भाई? पहली रीति का नाम लिखेंगे जो है जो इन्होंने दिया था जो है डब्ल्यू लियोनटिफिक ने दिया था, मतलब कि लियोनटिफ महोदय ने दिया था। यानी कि इनकी एक प्रणाली थी आदा प्रदा प्रणाली। आदा प्रदा प्रणाली जो थी ये इन्होंने दी थी, किसने? लियोनटिफ महोदय ने। और जो दूसरी इसकी मान्यता है या फिर दूसरी जो रीति है वो कौन सी? रीति माने विधि, यानी कार्य करने की शैली को रीति बोला जाता है, रीति। ओके, और दूसरी जो है किसने दिया था? मैरिस कोपलैंड का जो द्रव्य प्रवाहों का जो अध्ययन है उसके माध्यम से। तो ये दो हो गए आपके, दो रीतियां हैं सामाजिक लेखांकन की। कौन कौन सी? लियोनटिफिक की जो आदा प्रदा प्रणाली है ये, और दूसरी मॉरिस कोपलैंड का जो द्रव्य प्रवाहों का जो एक प्रकार से अध्ययन है वो। ओके, बात ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया आपका क्या? ये सामाजिक लेखांकन की दो रीतियां हो गई, ये बात मैंने आपको बता दी। ओके, ये बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ा जाए, फिर आगे बढ़ा जाए भाई, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। चले अगले बढ़ते हैं और जो है अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 10 प्रश्न आपके हो गए। देखिए, केवल 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने पड़ेंगे खंडवा यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्नों से। 200 शब्दों में प्रश्न के उत्तर को लिखना पड़ेगा। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आइए चर्चा करते हैं कि इन प्रश्नों के उत्तर को आपको कैसे लिखना है। पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न है कि आर्थिक विश्लेषण में समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व बताइए। प्रश्न क्या है आपसे? प्रश्न है कि आर्थिक विश्लेषण में समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व एवं उपयोग बताइए कि क्या महत्व है और क्या उपयोग है। तो आर्थिक विश्लेषण में समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व में उपयोगिता जो होती है, कई सारी उसके पॉइंट हमारे समक्ष आते हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग आसानी से सुनने का प्रयास करेंगे। बड़ी अच्छी चीज़ है और आप अगर यहाँ पर ये जान चाहेंगे तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये बात आप ध्यान रखिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा प्रश्न है और आपकी परीक्षा में जरूर ये प्रश्न आएगा, ऐसा जो है मेरा मानना है और इस प्रकार से अनुभव भी कहता है कि ये प्रश्न आना परम आवश्यक है। तो आर्थिक विश्लेषण में समष्टि यानी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसका इंपॉर्टेंस क्या है और उसका यूज क्या होता है आर्थिक विश्लेषण में। तो पहली बात ये है, पहला इसका उपयोग या महत्व जान लीजिए। पहला कैसा उपयोग है?
तो समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक नीति के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। पहली चीज यानी कि सरकार जो होती है, सरकार अपनी जो आर्थिक नीतियां होती हैं, जब आर्थिक नीतियों का निर्धारण करते हैं या जो आर्थिक नीतियों का निर्धारण समूह होता है, उन समूह अथवा समस्त राष्ट्र के हितों को ध्यान में रख करके किया करती हैं और इसके परिणाम स्वरूप समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक नीति के निर्धारण में जो है दिशा बोधक का कार्य करता है कि हाँ कैसे कैसे क्या चीज़ आप करेंगे तो पूरे के पूरे समाज का, पूरे के पूरे देश का, राज्य का कल्याण हो सकेगा। तो ये चूंकि समष्टि अर्थशास्त्र जो होता है व्यापक स्तर पर अध्ययन करता है, अर्थशास्त्र का, अर्थव्यवस्था का व्यापक स्तर पर अध्ययन करता है, राष्ट्रीय आय का अध्ययन करना हुआ, नेशनल स्तर पर चीजें करता है, तो बड़े स्तर पर करता है। तो इसीलिए समष्टि अर्थशास्त्र जो होता है वो आर्थिक नीति जब बनती है, बड़ी बड़ी सरकार बनाती हैं तो उनके नीति बनाने में सहायता प्रदान करता है, एक प्रकार से दिशा के रूप में कार्य करवाता है, एक जो है दिशाहीन नहीं भटकने देता आर्थिक नीति जो बनाने वाले जो समूह होते हैं उनके लोगों को, और उनको एक प्रकार से मसौदा, एक प्रारूप तैयार करके दे देता है। दूसरी बात, दूसरा इंपॉर्टेंस और महत्व उसका ये है या यूजेस ये है कि जो समष्टि अर्थशास्त्र होता है वो जटिल अर्थव्यवस्थाओं के संचालन को समझने में सहायता प्रदान करता है। यानी कि आप देखेंगे कि विश्व की वर्तमान अर्थव्यवस्थाएं अत्यंत जटिल अर्थव्यवस्थाएं हैं और आर्थिक घटक सदैव एक दूसरे से प्रभावित होते रहते हैं, और ऐसी स्थिति में समष्टि यानी कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है संपूर्ण अर्थव्यवस्था की जानकारी प्रदान कराता है, जिससे क्या होता है उसके संगठन और संचालन का यथार्थ चित्र प्राप्त हो जाता है हमको। तो ये भी बात बड़ी अच्छी है। तो ये एक प्रकार से क्या है, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र जटिल अर्थव्यवस्थाओं के संचालन को समझने में सहायता प्रदान करता है। दूसरा उपयोग और दूसरा महत्व इसका। तीसरा उपयोग और महत्व क्या है भैया? तीसरा उपयोग और महत्व ये है कि समष्टि अर्थशास्त्र जो होता है ये महत्वपूर्ण आर्थिक समस्याओं का समाधान करने में बहुत मदद करता है, यानी सहायता प्रदान करता है। किसमें सहायता प्रदान करता है? तो जो आर्थिक समस्याएं होती हैं, बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण समस्याएं, उनके समाधान में सहायता प्रदान करने वाला है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, कौन सा ओपन इकोनॉमिक्स? तो समष्टि अर्थशास्त्र। ओके, ये बात ध्यान, यानी कि राष्ट्रीय आय हुआ, रोजगार हुआ, उत्पादन हुआ, इनसे संबंधित जो समस्याएं होती हैं इन सभी का हल किसके पास होता है? समष्टि अर्थशास्त्र के पास होता है। ये बात समझ में आ गई तो ये फटाफट से लाइक ठोको और वीडियो को दबा करके शेयर करो, सभी दोस्तों के पास शेयर करो, 10-10 व्यक्तियों से शेयर करवाओ। और अभी रात के 9 बजे से आपकी क्लास प्रारंभ होगी हिंदी साहित्य BA सेकंड सेमेस्टर लिखित मॉडल पेपर की, उसको अवश्य देखिएगा, परम आवश्यक है आप लोगों के लिए। ओके, आगे देखिएगा। जो चौथा इसका उपयोग और महत्व इसका ये है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन की दृष्टि से भी समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन महत्वपूर्ण या आवश्यक होता है। यानी आपको अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझना है तो मैक्रो को समझना परम आवश्यक है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। पांचवी बात यह है कि विरोधाभास की स्थिति में वस्तु स्थिति जानने के लिए समष्टि अर्थव्यवस्था का सहारा लेना परम आवश्यक होता है। यानी कि बहुत से निष्कर्ष व्यक्ति के लिए उचित हो सकते हैं, परंतु यह हो सकता है कि वे संपूर्ण समाज की दृष्टि से उचित नहीं होते हैं। तो इसीलिए समष्टि अर्थशास्त्र जो होता है उसको समझना पड़ता है ताकि समाज के लोगों को बुरा न लगे। किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को ध्यान में रख करके कोई नियम, कोई रीति, कोई निर्धारण करना हो तो ना करें, इसीलिए समष्टि का उपयोग होता है। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, तो इसे आर्थिक विकास एवं नियोजन की दृष्टि से समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। तो इन सभी चीज़ों के अतिरिक्त समष्टि अर्थशास्त्र राष्ट्रीय आय का अध्ययन करता है, मौद्रिक समस्याओं का विश्लेषण करता है, व्यापार चक्रों का विश्लेषण करता है और उनके उपचार करने में सहायता प्रदान करता है, और व्यक्तिगत इकाइयों के व्यवहार को समझने में भी अत्यधिक जो है सहायता प्रदान करता है समष्टि अर्थशास्त्र। तो कुल मिलाकर के जो समष्टि अर्थशास्त्र है ये अच्छा है और कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, तीसरा नंबर प्रश्न देखिएगा। आर्थिक विरोधाभास के कुछ उदाहरण दीजिए। आर्थिक विरोधाभास का उदाहरण, यानी कि जो मैंने बताया था पांचवा इसका वो कि विरोधाभास की स्थिति में वस्तु स्थिति जानने के लिए समष्टि अर्थशास्त्र का सहारा लेना आवश्यक हो जाता है। तो आप बताएं, ये प्रश्न आपसे पूछा रहा है कि आर्थिक विरोधाभासों के कुछ उदाहरण दीजिए कि आर्थिक विरोधाभास के उदाहरण कैसे कैसे हो सकते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन से विरोधाभास। पहला विरोधाभास आर्थिक विरोधाभास का यही होगा उदाहरण। पहला उदाहरण कि एक व्यक्ति द्वारा बचत करना लाभप्रद होता है। अगर एक व्यक्ति अपना लाभ करता है, यानी कि जो है अगर वो लाभ करता है तो क्या है, मतलब कि अपनी बचत करता है एक व्यक्ति,
वो पैसे बचा रहा है तो उसके लिए वो लाभ ही है कि उसके पास व्यक्ति बचा रहा है। लेकिन अगर सामाजिक दृष्टि से देखेंगे तो अगर एक ही व्यक्ति सारा का सारा पैसा कमा करके बचा लेगा तो बाकी गाँव वाले या बाकी समाज के लोग क्या करेंगे। तो ये एक प्रकार से एक दृष्टि से बुराई है तो एक दृष्टि से अच्छाई, तो विरोधाभास हो गया। दूसरी बात यह है कि एक व्यक्ति के पास मुद्रा यानी पैसे की मात्रा का बढ़ना लाभप्रद होता है, लेकिन चलन में मुद्रा की मात्रा का बढ़ना हानिकारक होता है, क्योंकि इससे मुद्रास्फीति बढ़ जाती है, मुद्रा प्रसार बढ़ जाता है। अगर मार्केट में मुद्रा ज़्यादा बढ़ जाएगी तो क्या होगा, इसका हानिकारक प्रभाव भी पड़ेगा, जो है सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा लेकिन हानिकारक प्रभाव ज़्यादा ही पड़ेगा। ओके, कभी कभी ऐसा होगा कि आप बोरा भर के पैसा लेके जाओगे और एक पैकेट ब्रेड केवल पाओगे लेकर के चले आओगे। एक ऐसा देश है जहाँ पर ऐसे जो है कुछ दिन पहले हुआ था। ओके, उस देश ने क्या किया, खूब रुपया छाप लिया, सोचा कि रुपये में छाप लें, बस जो है तीर मार दिया हमने। अब तीर मारने चक्कर में क्या हुआ कि एक बोरा रुपया लेके जाओ तो एक पैकेट रस लेके आओ दुकान से, ये इस प्रकार की स्थिति आ गई थी। तो ये चीज़ है, विरोधाभास स्थिति उत्पन्न हो गई। तीसरी बात ये है कि तीसरा उदाहरण है कि एक जमाकर्ता द्वारा बैंक से रुपया निकालना ठीक है, यानी कि एक जिसने जमा किया है वो बैंक से रुपया निकालता है अपना तो ठीक है, लेकिन सभी जमाकर्ताओं द्वारा अगर एक साथ बैंक से रुपया निकाल लिया जाए तो बैंक क्या होगा, फेल हो जाएगा, बैंक बंद हो जाएगा। तो इसीलिए ज़रूरी है कि कुछ व्यक्ति पैसा निकालते हैं तो कुछ जमा भी करते हैं, तो तारतम्य जो होता है बैंकों का और जो है पब्लिक के बीच का जो होता है वो समन्वय वो बना रहता है। तो कहने का मतलब मेरी ये है कि यहाँ पर भी विरोधाभास आप देख सकते हो कि कुछ व्यक्ति अगर लगातार पैसे निकाले, मतलब कुछ व्यक्ति निकाले तो ठीक है भाई, पैसा अगर नहीं निकालेंगे तो मार्केट में तरलता नहीं बनेगी, मार्केट में एक प्रकार से जो फ्लो होगा, मार्केट में पैसा कैसे आएगा, तो पैसा निकालना भी जरूरी है लोगों को और पैसा जमा करना भी जरूरी है, लेकिन एक साथ निकालना एक साथ जमा करना ये जरूरी नहीं। अच्छा, जमा कर दोगे एक साथ तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन एक साथ निकाल लोगे, अगर सभी लोग एक साथ निकालने पहुंच गए पैसा तो बैंक के पास क्या हो जाएगा, नो कैश ऐसे बोर्ड लगने प्रारंभ हो जाएंगे और बैंक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये चीज है। चौथा विरोधाभास, पीगू महोदय जो है अर्थशास्त्री है वो कहते हैं कि एक उद्योग में मजदूरी कम देने से रोजगार बढ़ाया जा सकता है। अगर क्या हो, एक किसी उद्योग में मजदूरी अगर हम कम दें तो हम रोजगार बढ़ा, जैसे कि मान लेते हैं कि 200 रुपये हम दिहाड़ी देते थे, 4 लोग हमने मजदूरी रखी थी तो 800 रुपये, या फिर 5 लोगों को मैंने मजदूरी पे रखा था और 1000 रुपये मेरे डेली खर्च होते थे। अब ऐसा करूं कि मैं क्या कर दूं कि जो है 100 रुपये लोगों को दूं तो मैं 10 व्यक्तियों को रख सकता हूं, यानी कि 5 व्यक्ति एक्स्ट्रा आए कि नहीं आए। तो ये होता है। पीगू ने कहा कि एक उद्योग में मजदूरी कम देने से रोजगार बढ़ाया जा सकता है, किंतु मजदूरी में सामान्य कटौती बेरोजगारी को जन्म दे देती है। अगर आप जो है कहीं ना कहीं पे जो है दिन भर काम करवाओगे, मात्र 100 रुपये दोगे तो 100 रुपये में क्या होगा, 100 रुपये में तो एक प्रकार से 1 लीटर कड़वा तेल भी नहीं आता सरसों वाला, तो उसमें क्या होगा, आप सोचो, खुद की बात है। दिन भर आपके यहाँ काम करेगा तो घर पर जाकर के 100 रुपये में क्या कर लेगा वो, ये बात सोचिए। तो ये हो गया एक प्रकार से, इसमें भी विरोधाभास हो गया। पांचवी चीज ये है कि समष्टि विश्लेषण में समूहों का मापन भी अत्यंत कठिन होता है, क्योंकि समूहों में अनेक प्रकार की मदें होती हैं और जिन्हें कभी कभी एक सामूहिक आधार पर लाना संभव नहीं होता। तो ये भी एक प्रकार से क्या होता है, ये भी एक प्रकार से मेरे ख्याल से विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। छठवां उदाहरण इसका ये है विरोधाभास का, जो है आर्थिक विरोधा, मतलब आर्थिक क्षेत्रों में क्या है कि कभी कभी समूह की अपेक्षा समूह की संरचना व बनावट अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, तो ये भी विरोधाभास का कारण बन जाता है। इसके अलावा सातवां विरोधाभास का उदाहरण ये हो सकता है कि ये आवश्यक नहीं कि समूह विशेष का अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों पर समान प्रभाव होता है। तो ये सब चीज़ें जान लीजिएगा। तो इसीलिए क्या होता है, ये सभी क्या है, एक उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के समष्टि अर्थशास्त्र कभी कभी सर्वदा सही निष्कर्ष प्रदान करने में असमर्थ भी रहता है, कभी कभी विरोधाभास की स्थिति भी समष्टि अर्थशास्त्र के लिए उत्पन्न हो जाया करती है। ये एक प्रकार से समस्याएं थी जो कि मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते और अभी प्रश्नों को जानने का प्रयास। चौथा प्रश्न देखिएगा, चौथा प्रश्न आपके समक्ष है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र एवं व्यापक अर्थशास्त्र में अंतर बताइए। सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र को हम व्यष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं और व्यापक अर्थशास्त्र को हम समष्टि बोलते हैं। यानी कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र को माइक्रो इकोनॉमिक्स यम आई वाला और इस प्रकार से यम ए सी, ठीक है, यम ए यानी कि मैक्रो, ओके, मैक्रो और माइक्रो, ठीक है, इन दोनों में अंतर होता है। तो जो मैक्रो यानी कि माइक्रो और मैक्रो, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये आपसे पूछा गया है। तो पहला डिफरेंस सुनो भाई, इन दोनों में पहला डिफरेंस तो ये कि व्यष्टि अर्थशास्त्र जो होता है
जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, छोटी छोटी अथवा व्यक्तिगत इकाई, जैसे कि व्यक्ति हो गया, परिवार हो गया, कोई कंपनी हो गई, कोई उद्योग हो गया, उसका अध्ययन करता है। जबकि जो समष्टि अर्थशास्त्र होता है वो इकाइयों के योग का, यानी कि व्यक्तियों के जो है समूहों का, परिवार के समूहों का, यानी कंपनियों के समूह यानी फर्म के समूहों का, उद्योगों के समूहों का, राष्ट्रीय आय का, इन सभी का अध्ययन करता है। तो समाजशास्त्र मतलब कि क्या बताया मैंने, व्यष्टि अर्थशास्त्र छोटी छोटी अथवा व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र इकाइयों के योग मतलब कि राष्ट्रीय योग जैसे जो राष्ट्रीय योग होते हैं, यानी कि कुल राष्ट्रीय आय हुआ, कुल उपभोग हुआ, कुल विनियोग हुआ, ये सभी का अध्ययन करता है। दूसरा अंतर समष्टि और जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है, दूसरा अंतर है कि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है, जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र जो होता है वो अर्थव्यवस्था के किसी एक अंग का अध्ययन करता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के एक अंग का अध्ययन करता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये दूसरा अंतर हो गया। तीसरा अंतर भैया सुन लो सभी लोग, देखो फटाफट से लिख लीजिएगा सभी लोग फटाफट से। तीसरा अंतर है कि समष्टि अर्थशास्त्र योग करने की क्रिया होती है, जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र योग को टुकड़ों में तोड़ने की क्रिया होती है। तो समष्टि अर्थशास्त्र योग करने की क्रिया यानी कि जोड़ने की क्रिया होती है, जबकि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है वो जो जुड़ा हुआ चीज होता है, यानी कि जो योग होता है उसको टुकड़ों में तोड़ने की क्रिया होती है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये अंतर। चौथा अंतर भैया व्यष्टि और समष्टि में क्या होता है, चौथा अंतर क्या है, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय कीमत सिद्धांत का विश्लेषण करना होता है। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है उसका जो मेन कंटेंट होता है, मेन सब्जेक्ट होता है, वो व्यष्टि अर्थशास्त्र जो मतलब कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है उसका जो मुख्य विषय होता है उसका होता है कीमत सिद्धांत का विश्लेषण करना। जबकि जो समष्टि यानी कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, MACRO वाला यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र, वो राष्ट्रीय आय व रोजगार पर केंद्रित होता है। इस प्रकार से मैंने आपको सूक्ष्म और व्यापक अर्थशास्त्र यानी कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में यानी कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंट यानी कि अंतर मैंने आपको बता दिया। ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और भी मुद्दों को समझने का प्रयास करते हैं। ओके, चलिए फटाफट से और जानने का प्रयास करते हैं। भैया एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, 5वां नंबर प्रश्न देखिएगा। 5वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष दिया हुआ भैया। 5वां नंबर प्रश्न है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद एवं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को परिभाषित कीजिए। अच्छा, सकल घरेलू उत्पाद को क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद को, सकल राष्ट्रीय उत्पाद को ग्रास नेशनल प्रोडक्ट यानी कि GNP इसको बोलते हैं, और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को हम शुद्ध को क्या बोलते हैं, नेट नेशनल और एक प्रकार से प्रोडक्ट यानी कि NNP। तो GNP और NNP ये दोनों मुद्दों को आपको यहाँ पर समझना होगा। एग्जाम से में आपसे प्रश्न जरूर पूछेगा, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद को हम प्यार से GNP यानी कि शॉर्ट फॉर्म में GNP बोलते हैं, और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को हम लोग प्यार से NNP यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी कि जो है शॉर्ट फॉर्म में NNP बोलते हैं। अच्छा, आप समझो कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या सबसे पहले, और जैसे आप लोगों ने सकल राष्ट्रीय उत्पाद समझा तुरंत वैसे आपको शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद पता चल जाएगा। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, G यानी ग्रास, N माने नेशनल, P माने प्रोडक्ट। ओके, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद मतलब होता है कि किसी अर्थव्यवस्था में जो भी अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं एक वर्ष की अवधि में उत्पादित की जाती हैं, उन सभी के बाजार मूल्य के योग को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। यानी कि एक देश की सीमा के अंतर्गत या किसी अर्थव्यवस्था में, कोई अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो अंतिम वस्तुएं होती हैं या अंतिम जो सेवाएं होती हैं एक साल के अंतर्गत की, यानी एक साल के अंदर जितनी सेवाएं हुई, चाहे वो किसी प्रकार की सेवाएं हों और चाहे वस्तुओं का उत्पादन हुआ, उन सभी के जो बाजार मूल्य होता है, उन सभी सेवाओं का बाजार मूल्य, उन सभी वस्तुओं का जो बनाया गया है उसका बाजार मूल्य, अगर हम एक साल के अंतर्गत इन सभी चीज़ का बाजार मूल्य देख लेते हैं तो उन्हीं बाजार मूल्यों को जोड़ने के बाद में जो हमको जो डाटा प्राप्त होता है उसी को हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। और इसमें हम केवल उन्हीं वस्तुओं व सेवाओं को लेते हैं जो कि बाजार में जो है आती हैं। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये सेवाएं और वो उत्पाद हम लेते हैं जो कि बाजार के मूल्य में आती हैं, बाजार का मूल्य जिनका निर्धारण होता है वो वस्तुएं। ओके, तो वो होता है आपका GNP। अच्छा, GNP से क्या होता है, जब उसमें जो चार्जेस लगे हुए होते हैं, जो मूल्य ह्रास होता है, जो पुरानेपन के होने के कारण से जो घाटा होता है, जब हम उसको घटा देते हैं
जब हम उसको घटा देते हैं तो आपका नेट यानी कि एकदम से शुद्ध जो होता है नेशनल प्रोडक्ट वो निकल आता है। यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो होता है, जब सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य ह्रास एवं पुरानेपन से होने वाला जो ह्रास यानी घाटा होता है, मतलब कि जो कमी होती है, उस कमी को जब हम घटा देते हैं तो जो शेष बचता है उसे हम राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि उसे हम नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी कि उसके बाजार मूल्य को, जो हमने काटा पीटा, जो मजदूरी लगी, जो एक प्रकार से जो है आने जाने में समय, पैसा, किराया खर्च हुआ, क्या तमाम प्रकार की चीज़ें, तो उसके एक प्रकार से जो वस्तुओं में जो एक प्रकार से उसकी गुणवत्ता में कमी आई, उन सभी के हिसाब से ध्यान में रखते हुए उन सभी के बाजार के मूल्यों को हम राष्ट्रीय क्या बोलते हैं, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बोलते हैं। तो बाजार मूल्यों पर राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है किसको, राष्ट्रीय उत्पाद को ही बाजार मूल्यों को, बाजार मूल्यों पर राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जो राष्ट्रीय आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट निकला, इसी का जो मार्केट वैल्यू है इसी को राष्ट्रीय आय भी बोल दिया जाता है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। प्रोफेसर मार्शल कहते हैं राष्ट्रीय आय की परिभाषा को देते हुए कि राष्ट्रीय आय किसी देश का श्रम और पूंजी उसके प्राकृतिक साधनों पर कार्यशील होकर के प्रतिवर्ष भौतिक तथा अभौतिक वस्तुओं का निश्चित वास्तविक उत्पादन करते हैं, जिसमें सब प्रकार की सेवाएं भी शामिल होती हैं। इसे ही देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय कहते हैं, ऐसा बताया। ठीक, मार्शल ने इस परिभाषा में वास्तविक शब्द का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि कुल उत्पादन में से कच्चे माल का जो मूल्य होता है, उसकी जो घिसावट होती है, उसका जो क्षय होता है, उसका जो कर होता है, जो बीमा होती है, इन सभी को जब हम निकाल देते हैं तो ही हमको वास्तविक आय ज्ञात होती है। और इस आय में जो होता है विदेशों से प्राप्त होने वाली आय होती है वो सम्मिलित होती है। तो राष्ट्रीय आय में जो विदेशों से आय प्राप्त होती है वो भी सम्मिलित होती है, यानी कि जो नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है तो जो विदेशों से आय होती है उसमें भी शामिल होती है। बात ध्यान रखेंगे। तो जो नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है इसी से निर्धारण होता है, इसके मार्केट वैल्यू को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते तो आपके समझ में आ गया सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या है। ओके, अच्छा, यहीं पर जीडीपी और जो है जीएनपी समझ लो। जीडीपी जो होता है, जीडीपी और जीएनपी, जीडीपी जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि भारत की सीमा के अंतर्गत एक वर्ष में, भारत की सीमा के अंतर्गत जो भी अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं एक वर्ष की अवधि में उत्पादित की जाती हैं, उन सभी के बाजार मूल्य के योग को हम जो है क्या कहते हैं, राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद यानी सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। जब इसी सकल घरेलू उत्पाद, सकल माने कुल यानी कि सब, ओके, सकल माने सारा का सारा, तो जब हम इसी सकल से यानी कि जी को हटा देते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, जीएनपी बोलते हैं, सॉरी जो है यहाँ पर जी हटा करके एनडीपी बोलेंगे, एनडीपी। ओके, एनडीपी, एनडीपी माने कि जो है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जो है शुद्ध घरेलू उत्पाद। शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या होता है, जब जो है सकल घरेलू उत्पाद में से जो हमको जो है बीमा हुआ, कर हुआ, जो एक प्रकार से मूल्य, कच्चे माल का जो मूल्य गिरावट या घिसावट के माध्यम से जो चीज़ें हमें कमी हुई हैं, उनको जब हम घटा देते हैं, पूरी की पूरी अपनी जो चार्ज होती है, यानी कि आप 10 रुपया का जो है टाफ़ी खरीद करके लाए कहीं से, 10 रुपये की टाफ़ी, आप एक डब्बा टाफ़ी 10 रुपये की लाए और आपको 20 रुपये की टाफ़ी बेचनी है। 10 रुपये की टफिया खरीद के लाओ भैया और 20 रुपये की बेचनी है आपको, और मान लेते हैं आपका किराया इसमें कितना लग गया, किराया जो, तो कुल मिलाकर के आपको 20 रुपये टाफ़ी बेचनी है, तो 20 रुपये का आपने टाफ़ी बेच दी, 10 रुपये के आपने खरीदा था, 1 रुपया का आपका किराया लगा, 1 रुपया बेचाई लगी, तो एक प्रकार से कुल मिलाकर के क्या होगा, ये तो कुल राष्ट्रीय उत्पाद आपका कितना है, 20 है। लेकिन इनमें से क्या हो गया, आपका 10 रुपये का खरीदा सामान, 1 रुपया जो है किराया लगा, 1 रुपया उसमें और लगा, ठीक है, तो एक प्रकार से जो 12 रुपये इसका है, ये चार्ज लगा कुल मिलाकर के, इसमें घाटा हो गया, तो 20 में से 12 घटा दो तो जो बचा 8, ये आपका क्या होता है, ये नेट होता है। ओके, यानी कि जो है सकल, मतलब कि सकल होता है शुरुआत वाला, यानी जो ज़्यादा होता है उसमें से हम घाटा वगैरह जो घटा देते हैं, मतलब कि जो चीज़ें होती हैं, जो ह्रास होता है उसके मूल्यों में या फिर उसके वैल्यू में, उन सभी को जब घटाते तो मिल जाता है आपका, तो वही होता है। ठीक है, तो भारत की सीमा के अंतर्गत तो घरेलू उत्पाद हो गया, और किसी अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो अर्थव्यवस्था, विदेशों के जो लोग होते हैं वो भी अर्थव्यवस्था में भाग लेते हैं, तो इस प्रकार से वो चीज़ अलग। अगला प्रश्न, 6वां नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय आय लेखांकन की परिभाषा दीजिए। प्रश्न बड़ा अच्छा है, राष्ट्रीय आय लेखांकन की परिभाषा दीजिए भैया। तो राष्ट्रीय आय लेखांकन की परिभाषा को देते हुए ईडे तथा एटी पिकाक महोदय कहते हैं कि सामाजिक लेखांकन मानव अथवा मानवीय संस्थाओं की क्रियाओं के सांख्यिकी वर्गीकरण से इस प्रकार से संबंधित होता है कि ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था के कार्य कारण को समझाने में सहायता देता है, सहायता प्रदान करता है, सहायक होता है। लेकिन सामाजिक लेखांकन
आर्थिक क्रिया के केवल वर्गीकरण को ही शामिल नहीं करता, बल्कि एकत्रित की गई जानकारी के उपभोग या उपयोग को भी आर्थिक प्रणाली की में कार्यरत की जांच के लिए शामिल करता है, ऐसा बताया ईडे और ईटी पीकॉक महोदय ने। तो ये राष्ट्रीय लेखांकन में आंकड़ों का एकत्रीकरण एवं विश्लेषण सम्मिलित भी किया इन लोगों ने। इसके अलावा स्टोन और मुरे महोदय परिभाषा देते हैं, दूसरे लोग हैं स्टोन और मुरे परिभाषा देते हैं राष्ट्रीय आय लेखांकन की, और कहते हैं कि राष्ट्र सामाजिक लेखा शब्द सामान्य रूप से एक अर्थव्यवस्था के समस्त वास्तविक एवं आरोपित लेन देन की संगठित व्यवस्था को व्यक्त करता है। इस प्रकार की व्यवस्था में इनके बीच अंतर पाए जाते हैं। कौन कौन से अंतर? पहला अंतर बताया इन्होंने कि आर्थिक क्रिया के रूप में, दूसरा उत्पादन, तीसरा उपभोग और धन संचय इसमें, इसके अलावा क्षेत्र अथवा अर्थव्यवस्था का संस्थापन विभाजन करना उसमें, तीसरा लेन देन के रूप जैसे कि वस्तुएं एवं सेवाओं का क्रय विक्रय हुआ, उपहार हुआ, कर हुआ, अन्य चालू हस्तांतरण हुआ, ये सब जो होते हैं ये सब राष्ट्रीय आय लेखांकन की एक प्रकार से परिभाषा जो कि यहाँ पर बताई गई है विद्वानों के द्वारा। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। 7वां प्रश्न आपके समक्ष है कि राष्ट्रीय आय को मापने में क्या कठिनाइयाँ हैं। राष्ट्रीय आय को मापने में क्या क्या कठिनाइयाँ भैया? वैसे जो राष्ट्रीय लेखांकन होता है इसके 3 गुण थे। पहला होता है कि आर्थिक नीतियों का निर्धारण करने में सहायता प्रदान करते हैं। दूसरा गुण इसका ये होता है कि विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर संबंधों की जानकारी देते हैं। और तीसरा गुण जो होता है तीसरा गुण होता है भैया कि विभिन्न क्षेत्रों और प्रवाहों को समझना सरल होता है इसमें। ओके, तो ये चीज़ हो गई। ओके, क्लियर हो गई। और राष्ट्रीय आय लेखांकन की मुख्य रूप से 2 प्रमुख कठिनाइयाँ होती हैं। पहली कठिनाई होती है राष्ट्रीय आय लेखांकन की विभिन्न क्षेत्रों तथा खातों में वर्गीकरण करना पड़ता है, और दूसरी बात होती है कि भुगतानों का अपूर्ण लेखा होता है इसमें, तो ये चीज़ होती है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपकी। अगला प्रश्न क्या है कि रोजगार, प्रश्न नहीं, 7वां नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय को मापने में क्या कठिनाइयाँ हैं। तो राष्ट्रीय आय लेखांकन की क्या पूरा गया, राष्ट्रीय आय को मापने में क्या क्या कठिनाइयाँ होती है। जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो उसमें क्या क्या कठिनाइयाँ होती हैं। राष्ट्रीय आय की जो है गणना करने में तमाम सारी कठिनाई आती है। पहली कठिनाई है कि राष्ट्र की परिभाषा में दोष ही है। राष्ट्र की परिभाषा क्या होगी, इसी में ही दोष है। तो इस सबसे बड़ी बात तो ये कि जब राष्ट्रीय आय की परिभाषा ही डिनोट नहीं है, उसमें ही दोष है, तो फिर उसके बाद में राष्ट्रीय आय मापा कैसे जाए, इस संबंध में भी प्रश्न उठा और क्वेश्चन मार्क भी लगा। ओके, ये बात भी ध्यान रखेंगे आप। ओके, ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो राष्ट्रीय आय को मापने में पहली कठिनाई है कि राष्ट्र की परिभाषा में ही दोष है, पहली कठिनाई। दूसरी कठिनाई है कि पर्याप्त एवं विश्वसनीय आंकड़ों का क्या है, कमी है। यानी जो आंकड़े हैं, जो विश्वसनीय आंकड़े होते हैं, जो कि पर्याप्त होने चाहिए, उनकी कमी है। इस कमी के कारण से राष्ट्रीय आय को मापने में कठिनाई होती है। इसके अलावा तीसरा इसकी कठिनाई ये होती है राष्ट्रीय आय की गणना करने में कि अमौद्रिक क्षेत्र की विशालता है। यानी अमौद्रिक क्षेत्रों की विशालता यानी कि ऐसे बहुत सारे वस्तु हैं, ऐसे बहुत सारे चीज़ है जिनकी मौद्रिक जो है प्रकार से वैल्यू नहीं पता है, तो उसके कारण से भी जो है निर्धारित करने में दिक्कत होती है। और चौथी दिक्कत ये आती है भैया कि व्यावसायिक विशिष्टीकरण का अभाव है। यहाँ पर व्यावसायिक विशिष्टीकरण का क्या है, भारत में अभाव है। खास करके इसी कारण से राष्ट्रीय आय को मापने में कठिनाई होती है। हालांकि आधे देशों में व्यावसायिक विशिष्टीकरण का अभाव ही होता है। 5वीं इसकी कठिनाई होती है राष्ट्रीय आय में सम्मिलित वस्तुओं की अनिश्चितता के कारण से। ठीक, इसके अलावा 6वीं इसकी कठिनाई है रीति के चयन में कठिनाई, यानी कौन सी रीति का प्रयोग करें। जो 5 रीतियाँ मैंने बताई थी, आय रीति, व्यय रीति, ये प्रकार की रीति, ठीक है, मिश्रित रीति। तो इन रीतियों को निर्धारण करने में भी जो दिक्कत होती है लोगों को कि किस रीति का चयन करें, तो चयन करने में कठिनाई। 7वीं कठिनाई आती है कौन सी भाई, सरकारी आय व व्यय को सम्मिलित करने की अनिश्चितता, यानी कि उसको करें या ना करें, इसमें सरकारी आय को और व्यय को सम्मिलित किया जाए राष्ट्रीय आय में या ना किया जाए, ये भी एक कठिनाई समझ में आती है। इसके अलावा 8वीं चीज़ है कि विदेशी जो फर्म है, विदेशी कंपनियां, विदेशी फर्मों के द्वारा प्राप्त की जाने वाली जो आय होती है उसके जो है आगणन में कठिनाई होती है कि हाँ उसने कितना कमाई किया, एक प्रकार चीज़ें हुई तो राष्ट्रीय आय करने में दिक्कत होती, गणना करने में। और 9वीं जो है दिक्कत आती है कि दोहरी गणना की समस्या होती है। 10वीं चीज़ ये है कि सामाजिक व आर्थिक पिछड़ेपन के कारण से शुद्ध सूचनाओं की प्राप्ति नहीं हो पाती है। और जब हमको शुद्ध सूचनाओं की प्राप्ति नहीं होती है तो हम किसी चीज़ का अध्ययन और किसी चीज़ के पर रिसर्च नहीं कर सकते हैं। जब हमको डाटा अच्छे तरीके से मिलेगा तो हम उसका सही तरीके से प्रयोग करेंगे। जब एक प्रकार सोचिए कि आपको जो है कहीं ना कहीं पे आपको अच्छा चीज़ मिलेगा ही नहीं, तो आप किस प्रकार से अच्छा करोगे। जब आप अच्छा कभी देखोगे नहीं तब तो अच्छा आप कैसे करोगे। जब आप कभी पूड़ी बनाना जानते हैं तो पूड़ी कैसे बनाओगे, नहीं बना पाओगे ना।
ये बात है। तो अगर बनाओगे तो कच्ची उच्ची से बना करके रख दोगे, जला दोगे, ये चीज़ है। ओके, तो क्लियर हो गया आपका, क्लियर हो गया। आगे समझते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष 8वां नंबर प्रश्न है, रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत की मुख्य बातें बताइए। मुख्य बातें बताइए, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न बड़ा अच्छा है। प्रश्न है कि रोजगार का जो प्रतिष्ठित सिद्धांत है, रोजगार का जो प्रतिष्ठित सिद्धांत है उसकी मुख्य बातें क्या है। पहली बात इसकी भैया ये है कि अर्थव्यवस्था में स्वतः समायोजन होता है इसका, यानी कि बात की जाए यदि पूर्ति बढ़ जाती है तो मांग भी बढ़ जाती है। ये रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत कहता है कि यदि पूर्ति बढ़ा देंगे तो मांग भी बढ़ जाती है और दोनों के बीच संतुलन स्थापित हो जाएगा और सरकार को आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं करना पड़ेगा। ये रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत की पहली मुख्य बात है कि अगर अर्थव्यवस्था में स्वतः समायोजन करना है, या तो पहली बात इसने यही कहा कि अर्थव्यवस्था में स्वतः समायोजन होता है। अब स्वतः समायोजन का मतलब ये होता है कि अगर आप पूर्ति यानी कि जो सप्लाई होती है, जो मार्केट में वस्तुओं की सप्लाई अगर आप वो बढ़ा देंगे तो मांग जो होगी, यानी कि जो डिमांड होगी वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। ये बात जो है रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत कहता है कि अगर आप डिमांड जो है पूर्ति बढ़ाएंगे तो मांग बढ़ जाएगी और दोनों के बीच में संतुलन स्थापित हो जाएगा। और जब मांग और पूर्ति के बीच में संबंध स्थापित हो जाएगा तो फिर सरकार का कोई काम भी नहीं रहेगा ना कि वहां पर आर्थिक क्रियाओं में जाकर के हस्तक्षेप करें सरकार के लोग या सरकार के नुमाइंदे जो हों वो आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप करें। तो ये चीज होती है। तो ये पहली बात। दूसरी बात, रोजगार का जो प्रतिष्ठित सिद्धांत है ये कहता है कि समाज में सामान्य अति उत्पादन असंभव होता है। क्या कहता है कि समाज में सामान्य अति उत्पादन असंभव होता है। तीसरी बात ये कहता है कि समाज में सामान्य अति उत्पादन असंभव है, अतः सामान्यतः बेरोजगारी भी असंभव है। यदि किसी समय बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो वह अस्थायी कारणों से होगी। ओके, और कुछ समय पश्चात स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो ये बात भी बताता है कि बेरोजगारी होगी लेकिन वो खुद एक समय आएगा, वो समय बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी। चौथी बात इसकी सिद्धांत की मुख्य बात ये है कि ब्याज की दर में लोच का गुण जो होता है बचत और निवेश में समानता लाता है। और बचत और निवेश यानी बचत आपकी कितनी हो रही, कितना आप व्यय कर रहे हो, निवेश कर रहे हो, उसमें समानता स्थापित करना इसलिए संभव हो जाता है क्योंकि ब्याज की दर पूर्णतः लोचदार होती है इस नियम के अनुसार और ब्याज की दर में परिवर्तन का बचत और निवेश की मात्रा पर निश्चित प्रभाव पड़ता है। ये बात बड़ी फेमस है इसकी। पांचवी बात इसकी ये फेमस होकर के हमारे समक्ष आती है रोजगार का जो प्रतिष्ठित सिद्धांत है इसकी कि मजदूरी की दरें भी पूर्णतः लोचदार होती हैं। क्या, मजदूरी की जो दरें होती हैं ये पूर्णतः क्या होती है, लोचदार यानी बदलती रहती हैं। एक प्रकार से लोच होता रहता है। लोच माने बदलना, ऊपर नीचे होना, घटा बढ़ी होना। ऐसे एक जो है ग्राफ होता है तो उसको ऊपर जाता है, ग्राफ नीचे आता है, इस प्रकार से इसी को लोचदार बोला जाता है। ठीक है, लोच ज़्यादा लोचा कहते हैं, नहीं लोचा है मामला में। छठवां इसका मुख्य बात यह है कि जितनी मुद्रा आय के रूप में होती है उसे या तो व्यय कर दिया जाता है या उसका निवेश कर दिया जाता है। दूसरे शब्दों में समाज में मुद्रा का संग्रह नहीं किया जाता है। ये इस बात की मुख्य बात है कि समाज में जो मुद्रा यानी जो पैसा होता है उसको इकट्ठा नहीं किया जाता है। ये बात भी इसमें बताई गई। तो एक प्रकार से ये रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत है जो कि उसकी मुख्य बातें थी, मैंने आपको बताई। अगला प्रश्न आपके समक्ष 9वां नंबर प्रश्न देखिएगा, कीन्स के रोजगार सिद्धांत की किन किन आधारों पर आलोचना की गई। बड़ा प्रश्न अच्छा है। तो भाई आलोचनाएं जो है कीन्स का रोजगार का सिद्धांत है। अच्छा, रोजगार का जो प्रतिष्ठित सिद्धांत है ये भी कीन्स महोदय का ही है। ओके, बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसकी जो रोजगार कीन्स के द्वारा जो रोजगार का सिद्धांत दिया गया था इसकी जो है कई विद्वान ने आलोचनाएं की हैं। तो किन किन आधारों पर करी हैं वही आपसे पूछा जा रहा है। आइए हम समझते हैं। तो कीन्स के रोजगार सिद्धांत की कई आधार पर जो है आलोचनाएं की गई। पहला आधार उनमें से है कि कीन्स का रोजगार सिद्धांत अपूर्ण है। कैसा है, कीन्स का जो रोजगार सिद्धांत है ये कैसा है भैया, ये अपूर्ण है यानी कि पूर्ण नहीं है। और इसीलिए जब ये पूर्ण ही नहीं है तो इसकी आलोचना तो जाहिर सी बातें होनी है विद्वानों के द्वारा। तो प्रोफेसर कीन्स का सिद्धांत कैसा है, ये रोजगार का जो सिद्धांत इन्होंने दिया था ये अपूर्ण है और इसीलिए इसका उपयोग क्षेत्र जो है एक प्रकार से सीमित है, लिमिट है इसकी। दूसरी बात ये है कि प्रोफेसर कीन्स का सिद्धांत एक ऐसा सामान्य सिद्धांत नहीं है जो आप देखेंगे कि जिसे आप विश्व की समस्त अर्थव्यवस्थाओं पर लागू किया सके। तो सारी की सारी अर्थव्यवस्थाओं पर लागू नहीं होता है कीन्स का जो रोजगार का सिद्धांत है। तीसरा जो इनका सिद्धांत है, तीसरी बात इसकी आलोचना की गई जो कीन्स का रोजगार का सिद्धांत है, क्योंकि इस सिद्धांत या फिर यह सिद्धांत जो कीन्स का जो सिद्धांत है
ये पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता पर आधारित है। और चूंकि ये पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता पर आधारित है और जो व्यवहारिक जीवन में नहीं पाई जाती है पूर्ण प्रतियोगिता, तो इसीलिए एक प्रकार से इसकी आलोचना होती है। चौथा आधार बनाया गया विद्वानों के द्वारा कीन्स का रोजगार सिद्धांत, ये अल्पकालीन विश्लेषण करता है। कैसा? कम समय के लिए विश्लेषण करता है। जब आप दूर समय में जाएंगे या दूरदृष्टि देखेंगे तो इनका सिद्धांत वहीं पर फेल हो जाता है। पांचवी बात यह है कि समय विलंबन की उपेक्षा के कारण से यह दृष्टिकोण जो है अस्थैतिक रह गया है, यानी कि समय विलंबन की उपेक्षा की गई, इसमें समय को ध्यान में नहीं रखा गया, उसकी उपेक्षा की गई है। तो इसीलिए क्या हो गया है, इसका दृष्टिकोण स्थितिक रह गया है, एक जो है एक प्रकार से एक दायरा फिक्स हो गया है। छठवां, इसका आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि यह समष्टिपरक विश्लेषण है, व्यष्टिपरक नहीं है। समष्टिपरक है और इसीलिए व्यष्टिपरक नहीं। व्यष्टिपरक होता, समष्टिपरक होता तो अब मान लेते, क्योंकि बिना व्यष्टि अर्थशास्त्र के समष्टि अधूरा और बिना समष्टि के व्यष्टि अधूरा है। जरूर नहीं कि समष्टि जो है बड़े स्तर पर अध्ययन करता तो इसका मतलब कि व्यष्टि इंपॉर्टेंट ही नहीं, व्यष्टि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, इसको लेकर के तो यहाँ पर ये इसको लेकर के भी आलोचना हुई है, कीन्स का जो रोजगार का सिद्धांत है इसकी। इसके अलावा सातवीं प्रकार की जो आलोचना इनकी हुई है वो किस प्रकार से हुई है, इनकी आलोचना हुई है कि इनके सिद्धांत में आप देखेंगे तो मुद्रा को अत्यधिक महत्व दिया गया है। कीन्स का जो रोजगार का सिद्धांत है उसमें मुद्रा को अत्यधिक महत्व दिया गया है और इसी को लेकर के लोगों ने इसकी आलोचना भी करी। आठवीं बात है, चूंकि ये सिद्धांत विकासशील देशों के लिए अव्यवहारिक है, इसीलिए इस सिद्धांत की आलोचना की गई विद्वानों के द्वारा। ये विकासशील देशों के लिए अव्यवहारिक है, यानी व्यवहारिक नहीं है, तो इसीलिए इसकी आलोचना होती है। तो अलग अलग विद्वानों ने इसकी इन आधारों पर, 8 आधारों पर या अन्य आधार और भी आधार हो सकते हैं, उनके आधार पर आलोचना करी। लेकिन इतना अगर आप लिख देंगे निश्चित तौर पर आपका सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और आपको अच्छे अंक मिलेंगे। ओके, आप लोगों की क्लास चल रही है हिंदी की, जिनको हिंदी पढ़ना है आप लोग 9 बजे से क्लास प्रारंभ हो चुकी है, आप हिंदी पढ़ लीजिए आसानी से। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, केवल 2 प्रश्न यहाँ से करने हैं। अच्छा, अब यहाँ पर इन प्रश्नों के उत्तर को मैं आने वाले समय में जब और भी वीडियोस आएंगी तो उसमें हम चर्चा करते रहेंगे और भी हम बताते रहेंगे। तो और मॉडल पेपर आएगा तो उसमें आप देखिएगा, अर्थशास्त्र का जब नेक्स्ट मॉडल पेपर आएगा तो उसमें मैं विस्तार से आपको पूरी की पूरी बातों को समझाने का प्रयास करूंगा। केवल 2 प्रश्न यहाँ से आपको करने अनिवार्य हैं। कितने प्रश्न भैया? केवल और केवल 2 प्रश्न यहाँ से करने अनिवार्य हैं। खंड सा के 500 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना पड़ेगा। ओके, आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है कि समष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रकृति एवं क्षेत्र का विवेचन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो सबसे पहले इसमें समष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, यानी समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा सबसे पहले आपको देनी है। पहले अर्थ बताना है, उसके बाद में परिभाषा बतानी है, फिर उसके बाद में जो समष्टि अर्थशास्त्र का आपको प्रकृति लिखनी है, समष्टि अर्थशास्त्र की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसके बाद में स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि उसके विषय क्षेत्र के बारे में हेडिंग डाल करके लिखनी है। तो 4 पॉइंट, पहले समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ लिखना है, उसके बाद में उसकी परिभाषा लिखनी है, उसके बाद में उसकी प्रकृति को हेडिंग डाल कर लिखनी है, उसके बाद में उसके विषय क्षेत्र के बारे में लिखना है। ओके, किसी दिन टाइम मिलेगा तो मैं बता दूंगा प्रकृति, विषय क्षेत्र सभी के बारे में, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जाहिर सी बात है समष्टि अर्थशास्त्र का जो विषय क्षेत्र है इसके बारे में मैं बता ही दूँ आपको। समष्टि अर्थशास्त्र का जो विषय क्षेत्र है इसके बारे में बताएं तो आय और जो रोजगार का सिद्धांत होता है इसके अंतर्गत बड़े अध्ययन मतलब कि बड़े गहरे अध्ययन से इसको किया जाता है। यानी आय और रोजगार का सिद्धांत है ये समष्टि के अंतर्गत आप देखेंगे। इसके अलावा सामान्य कीमत स्तर पर कीमत स्फीति का सिद्धांत भी आप देखेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र में कीमतों का जो समान स्तर का सिद्धांत होता है उसके निर्धारण का भी अध्ययन किया जाता है इसमें। ये तमाम प्रकार की चीज़ें, और स्फीति किन कारणों से उत्पन्न होती है ये भी इसके अंतर्गत जो है बताई जाती है। और अगली चीज़ है कि इसका विकास मतलब कि इसका जो विषय क्षेत्र है वो आर्थिक विकास सिद्धांत जो होते हैं उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओके, और इसके अलावा आप देखेंगे वितरण के समष्टि परक सिद्धांत में, यानी कि वितरण के समष्टि परक आर्थिक सिद्धांत हो गया। समष्टि अर्थशास्त्र की जो है ये एक प्रकार से महत्वपूर्ण सामग्री होती है। रिकार्डो, मार्क्स, काल्डोर और इसके अलावा कलेक्की, कीन्स महोदय, ये सब अर्थशास्त्री जो हैं इनके द्वारा जो प्रतिपादित वितरण का सिद्धांत है वो सब समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही आते हैं। तो एक प्रकार से इसका विषय क्षेत्र है जो कि मैंने आपको बता दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए आपको। ओके, आगे बढ़ा जाए मेरे प्यारे दोस्तों, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और मुद्दों को समझने का प्रयास करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, 11वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष है कि आय के चक्रीय प्रवाह से आप क्या समझते हैं,
एक अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह की व्याख्या कीजिए। सबसे पहले आपको आय के चक्रीय प्रवाह के परिभाषा और अर्थ को बताना। सबसे पहले अर्थ और उसके बाद में परिभाषा, उसके बाद में एक अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह की व्याख्या। आपको एक प्रकार से जो है लिखना है, इसको बिना हेडिंग डाल करके ही लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखेंगे? अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह की व्याख्या, हेडिंग ऐसे डाल दीजिएगा, उसके बाद में लिखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आने वाले समय में इन प्रश्न के उत्तर को बताने का प्रयास रहेगा, तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे वीडियो को, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, शेयर करेंगे, व्यू आएंगे तो मैं और वीडियो तमाम सारी बनाऊंगा और तमाम प्रकार के सिद्धांतों को आपको बड़े सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगा और वीडियो आपको जाहिर सी बात है समझ में आई होगी। अगला प्रश्न है, गुणक का क्या कार्य है? गुणक का क्या कार्य है भैया? गुणक के बारे में मैंने आपको शायद नहीं बताया है। गुणक जो होता है, गुणक की अगर बात की जाए, गुणक जो होता है इसके बारे में मैं जल्द ही आपको बता दूंगा। गुणक वैसे होता है, विनियोग में परिवर्तन के साथ, विनियोग में परिवर्तन के साथ आय में होने वाले परिवर्तन का अनुपात जो होता है, उसी अनुपात में को हम क्या कहते हैं? गुणक कहते हैं। यानी कि जब हम विनियोग में जो परिवर्तन होता है और विनियोग में जो परिवर्तन होता है तो आय में भी परिवर्तन होता है, तो विनियोग और आय के परिवर्तन को के अनुपात जो होता है उसके अनुपात को हम गुणक कहते हैं। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। तो गुणक का क्या अर्थ है? सबसे पहले आप गुणक का कार्य, गुणक के अर्थ को बताएंगे, उसके अंदर उसके कार्य को बताएंगे, उसके अंदर गुणक का आकार आपको बताना है, फिर उसके अंदर उसकी मूल की अवधारणा आपको बतानी है। ओके, आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, मुद्रास्फीति की परिभाषा दीजिए और इसके प्रभाव बताइए तथा इसको नियंत्रित करने के उपाय बताइए। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो मुद्रास्फीति की अर्थ परिभाषा आपको यहाँ बतानी है, इसके अलावा इसके प्रभाव के बारे में बताना है कि मुद्रास्फीति का प्रभाव, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय हेडिंग डाल करके आपको बताना लास्ट में। इसके अलावा अगला प्रश्न आपके समक्ष है, IS और LM वक्रों को व्युत्पन्न कीजिए तथा इनके आधार पर मौद्रिक एवं आय संतुलनों को समझाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी, ये बात ध्यान रखेंगे। ये प्रश्न तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ेंगे। आने वाले समय में मुद्रास्फीति के बारे में, आप स्फीति के बारे में, इन सभी के बारे में भी आपको समझाने का प्रयास रहेगा। हिंदी वाला हमारा पेपर आपके समक्ष जो है अवेलेबल है, आप लोग इसको जाकर के लाइव देख सकते हो, ये चलेगा क्लास। ओके, इस क्लास को आप लोग एंजॉय करें जाकर के। लिखित मॉडल पेपर है हिंदी साहित्य का, तो हिंदी साहित्य का आपकी जो क्लास है 9 बजे से प्रारंभ हो चुकी है। आप लोग इसके बाद में हिंदी क्लास जाकर के अटेंड करें। ओके, जिनकी जो है हिंदी विषय वस्तु नहीं है, जिनकी अलग सब्जेक्ट है, वो लोग कमेंट सेक्शन में अपने सब्जेक्ट लिख दीजिएगा। मैं जल्द ही आपके जो है सब्जेक्ट से संबंधित लिखित मॉडल पेपर बनाऊंगा और भी इकोनॉमिक्स का, सोशियोलॉजी का, पॉलिटिकल साइंस का, संस्कृत का, दर्शन शास्त्र का और मनोविज्ञान का, इसके बाद में सैन्य विज्ञान का, सभी का, शिक्षा शास्त्र का, सभी का मॉडल पेपर आपके समक्ष आता रहता है हिंदी साहित्य का, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। शुक्ला स्टडी पॉइंट लगातार आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा है और उचित कंटेंट दे रहा है आपके साथ, और आपको जो है आपके लिए, मतलब आपका पढ़ने की इच्छा भी नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करता हूँ ताकि आपकी इच्छा लगातार बनी रहे, आपका फ्लो बना रहे, ताकि आप जब एग्जाम में जाएँ तो आप अच्छे अंक प्राप्त करें। ओके, अब मेरे छात्रों ने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए, किसी 2-3 विश्वविद्यालय की जो है रिजल्ट भी आए हैं, उन्होंने मेरे पास एसएमएस भी किया था। आगे बढ़ते हैं, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।